फिजिक्स विद दीपक कुमार के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट चुंबकत्व के बारे में, या चुंबक या चुंबकत्व के बारे में बात करेंगे। अगर इस यूनिट में आपको किसी भी प्रकार का कोई फॉर्मूला याद करने का, रिवीजन करने का प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिए। मैग्नेट के अंदर जितने भी फॉर्मूलेज आते हैं और किस टाइप से न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, एक छोटी वीडियो के अंदर पूरा का पूरा यूनिट का आप रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। किसी भी एग्जामिनेशन में मैग्नेट एज ए इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जाता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर चुंबकत्व में या चुंबक में किसी भी प्रकार के कोई न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट आपकी 50 to 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चुंबकत्व को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि मैग्नेट होता क्या है। तो नॉर्मली जो पॉइंट हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं उसी को टच कराऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो आप जानते हैं एक तरह से एक मैग्नेट होता है। मैग्नेट में एक एन ध्रुव और एक एस ध्रुव होता है, ये आपको सबको पता है। तो एन ध्रुव और एस ध्रुव वो केंद्र होते हैं जहाँ पर इनके पूरे के पूरे चुंबकत्व केंद्रित होते हैं, या यहाँ पर चुंबकीय बल रेखा या तो एन ध्रुव से निकलती है या एस ध्रुव पर जमा होती है। तो चुंबकत्व के बारे में जो मोटा मोटा जो हिसाब ये है कि ये जो टोटल जो लंबाई होती है इसको अगर हम एल मान ले और ध्रुवों के बीच की लंबाई को अगर हम एल ई मान ले तो एल ई की जो वैल्यू होती है वो 5/6 इंटू एल होता है, जिसको हम प्रभावकारी लंबाई या इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो जो इफेक्टिव लेंथ जो होती है या प्रभावकारी जो लंबाई होती है वो टोटल लंबाई की 5/6 या 83.33% के आसपास होती है। ये सबसे खास बात है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बता रहा हूँ। दूसरा चीज़, अगर मैग्नेट को हमको अगर उसके लंबाई के अकॉर्डिंग अगर दो टुकड़े करने हैं, अगर मान लीजिए मैग्नेट को उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए ऊपर से अगर दो टुकड़े करने हैं या अगर पैरेलली दो टुकड़े अगर करने हैं तो उसके लिए हमको एक तल की ज़रूरत पड़ती है, प्लेन की ज़रूरत पड़ती है। उसे हम बोलते हैं चुंबकीय याम्योत्तर या मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। एक तल या समतल जिससे चुंबक को हम उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वो चुंबकीय याम्योत्तर या मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है। ये आपको याद रखना है, ये बिल्कुल डेफिनेशन एक्यूरेट डेफिनेशन है। ठीक है भी। इसके अलावा चुंबक जो होता है छोटे छोटे चुंबकों से बना होता है। फॉर एग्जाम्पल जो छोटे छोटे जो चुंबकों से बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन कहते हैं। तो ये एक्चुअल में चुंबक की आणविक परिभाषा है। तो चुंबक की आणविक परिभाषा में सबसे जो छोटा चुंबक है वो हम चुंबकीय डोमेन को कहते हैं। तो छोटे छोटे चुंबकीय डोमेन की वजह से एक्चुअल में चुंबक का निर्माण होता है, जो कि किसी पदार्थ की क्वांटम संख्याओं के द्वारा निर्धारित होता है कि कौन से पदार्थ में उसके बाहरी कक्षा में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है या कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला पोर्शन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। फिर हम बात करते हैं कि चुंबकीय ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी चुंबक में जो ध्रुव बनाया जाता है उसके ऊपर धारा प्रवाह की वजह से बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए एन ध्रुव और एस ध्रुव, तो चुंबक के जो ध्रुव क्षमता होती है कि एक्चुअल में वो कितनी बल रेखाएं निकाल सकता है, कितनी बल रेखाएं को जमा कर सकता है। तो चुंबकीय ध्रुव की जो सामर्थ्य होती है वो होती है चुंबकीय ध्रुव की जो सामर्थ्य होती है वो होती है M = एम्पीयर इंटू मीटर। ये आपको याद रखना है, एम्पीयर इंटू मीटर। और यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी जाता है। ठीक है, तो एम्पीयर इंटू मीटर मतलब चुंबक के ध्रुवों को बनाने के लिए कितनी धारा की ज़रूरत पड़ी और उसके लिए कितने लूप उस पर लपेटे गए, जिसकी लंबाई मीटर में मापी जाती है। तो चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल m से प्रदर्शित की जाती है और उसका मात्रक एम्पीयर इंटू मीटर होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं चुंबक के ध्रुवों में, विपरीत ध्रुवों में या समान ध्रुवों में जिस प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की बात करते हैं, तो उस बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F = μ0/4π m1 × m2 डिवाइडेड बाई d²। अगर मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार से दो मैग्नेट है, ये अगर n और ये s है, तो इनके बीच में जो आकर्षण लगेगा इस प्रकार से, तो उस आकर्षण बल की निर्वात में वैल्यू μ0/4π × m1 × m2 d²। और ये μ0/4π को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻7 m1 × m2 डिवाइडेड बाई d², जहाँ पर m1 और m2 क्या है, ये दोनों ध्रुवों की शक्तियाँ हैं। तो ये आपको याद रखना है, इतना बल कार्य करता है। अब हम बात करेंगे, अच्छा इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में कई प्रकार के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती, डायरेक्ट मान दिया है तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल इस प्रकार से। तो ये बल की वैल्यू मैंने आपको बता दी। फिर बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र B = F/m। किसी एक ध्रुव पर जो बल को हम महसूस करते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, जिसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला कहलाता है। तो अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये एक्चुअल में दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए N हो गया या S हो गया, तो उसी की आगे वाली रेखा पर इसको हम अक्षीय स्थिति बोलते हैं
और उसके परपेंडिकुलर वाले पोर्शन पे हम क्या बोलते हैं, इसको निरक्षीय स्थिति बोलते हैं। तो अक्षीय स्थिति में अगर हम बात करें, अक्षीय स्थिति की जो वैल्यू होती है वो होती है μ0/4π इंटू 2m डिवाइडेड बाई डी क्यूब। और निरक्षीय स्थिति के 90 डिग्री के केस में ये वाली जो वैल्यू होती है ये होती है आपकी μ0/4π इंटू आपका m डिवाइडेड बाई डी क्यूब। तो ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल बन जाते हैं अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के 90 डिग्री के केस में। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी एंगल पर मान निकालना है तो b थीटा इज इक्वल टू μ0/4π, ये वाला फैक्टर सेम रहेगा और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो 3 ब्रैकेट मतलब वर्गमूल के अंदर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 वर्गमूल के अंदर रहेगा। उससे आप किसी भी कोण पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। और जहाँ पर m का मान कितना है, अच्छा m के बारे में बता दे रहा हूँ, ये कैपिटल M क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैपिटल M क्या है। तो कैपिटल M जो है आपका, इसको पहले मैं, हाँ, अब कैपिटल M क्या है, तो कैपिटल M जो है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2ml, और इसे हम बोलते हैं किसी भी चुंबक का द्विध्रुव का आघूर्ण। तो किसी भी चुंबक का द्विध्रुव का जो आघूर्ण है, मतलब जब मैग्नेट के जो पोल होते हैं इस प्रकार से जब रोटेट करते हैं इस प्रकार से, तो दोनों ध्रुवों की वजह से जो रोटेशन क्रिएट होता है इसको हम चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। जिसकी वैल्यू कितनी होती है, m इज इक्वल टू 2ml, और m की वैल्यू एम्पीयर इंटू मीटर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद मैंने आपको ये बता दिया। अच्छा, फिर बात करते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र की। तो अगर मान लीजिए आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र चाहिए तो ध्रुवों को आपको अवतल आकार में काटना पड़ेगा। अगर आपने ध्रुवों को अवतल आकार में काट दिया तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। ये पॉइंट कई बार आया है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर मान लीजिए एक मैग्नेट को रख दिया, इस प्रकार से मैग्नेट को रख दिया, तो वो रोटेट करेगा इस प्रकार से। तो रोटेशन की वजह से बलाघूर्ण क्रिएट होगा, रोटेशन की वजह से कार्य होगा, और रोटेशन की वजह से स्थितिज ऊर्जा वाली स्थिति बनेगी। तो मैं आपको 3 फॉर्मूले बता दे रहा हूँ। टाउ इज इक्वल टू mb साइन थीटा, आपको पता है m और b के बारे में मैंने बता दिया, ये बलाघूर्ण है। उसके बाद वर्क की जो वैल्यू है वो है आपकी mb 1 माइनस कॉस थीटा। फिर उसके बाद बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की, तो u इज इक्वल टू माइनस mb कॉस थीटा। तो ये है स्थितिज ऊर्जा, ये है कार्य और ये है बलाघूर्ण। और ये 3 फॉर्मूले में से एक न्यूमेरिकल जरूर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और तीनों के फैक्टर देख लीजिए। m की वैल्यू मैंने आपको बता दी 2ml, b की वैल्यू f डिवाइडेड बाई m, तो b चुंबकीय क्षेत्र और m बराबर द्विध्रुव का आघूर्ण। उसके बाद हम बात करते हैं जब वो चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगा तो दोलन जरूर करेगा। तो उसका दोलन काल का जो फॉर्मूला है वो है आपका 2π रूट i डिवाइडेड बाई mb। और मैं आपको बता दूं I क्या है, I उसका जड़त्व आघूर्ण है, I उसका क्या है, जड़त्व आघूर्ण। अब चुंबक की बनावट किस टाइप की है उसके आधार पर डिपेंड करेगा कि उसका बलाघूर्ण कैसा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार आप लोगों ने ये फॉर्मूला देखा होगा mr स्क्वायर का बलाघूर्ण वाली यूनिट में। तो m यहाँ पर मास होता है, एक्चुअल में ये m जो है ये आपका 2ml वाला है जिसको हम द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, और ये जो m है ये द्रव्यमान वाला है। तो किसी भी बॉडी की ज्यामिति के आधार पर उसका बलाघूर्ण डिसाइड होता है, तो उसको हम I से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से हमने क्या निकाल लिया, दोलन काल निकाल लिया। फिर बात करते हैं फ्लक्स। तो किसी भी बंद पृष्ठ से जो बल रेखाएं गुजरती है इस प्रकार से, तो उसका जो लंबवत घटक होता है वो फ्लक्स कहलाता है। तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स एक्चुअल में लंबवत बल रेखाएं होती है जो किसी बंद पृष्ठ से बाहर की तरफ निकलती है। तो ये वाला जो कंपोनेंट होता है ये बी कॉस थीटा होता है, और ये वाला जो है वो अभिलंब होता है। तो ये दोनों का जो कैलकुलेशन है ये क्या कहलाता है, फ्लक्स, और इसका मात्रक क्या होता है, वेबर। तो आपको ये याद रखना है। तो ये मैंने आपको फ्लक्स के बारे में बता दिया। इसमें आपको डायरेक्टली कुछ जरूरत नहीं है, ए बराबर यहाँ पर क्षेत्रफल है, एंगल दिया रहेगा। तो ये इस प्रकार से फ्लक्स का हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं चुंबकीय घटक। तो अगर मान लीजिए हमने ऊर्ध्वाधर से मान लीजिए किसी चुंबकीय सुई को इस प्रकार से हमने अगर ऐसा रखा हुआ है N और S, तो याद रखिए इस प्रकार से कुछ घटक बनेंगे। यहाँ पर थीटा कोण बनेगा H और V, और ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल I। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहली चीज़ परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक का वर्गमूल निकालेंगे तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी किसी लोकेशन पर। और अगर मान लीजिए आपको कोण का मान निकालना है, नमन कोण का मान निकालना है, तो v डिवाइडेड बाई h। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। किसी भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और उसका नमन कोण, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि चुंबकीय घटक, ये वैल्यू आपको मिल गई। उसके बाद क्रांतिक ताप।
किसी चुंबक को जब हम गर्म करते हैं तो एक विशेष तापमान पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। क्रांतिक तापमान Tc इज इक्वल टू Tm डिवाइडेड बाई 3, लगभग है ये, मतलब किसी भी पदार्थ के गलनांक का लगभग 1/3 हिस्सा जो होता है वो क्रांतिक तापमान। मान लीजिए कि कोई लोहा अगर मान लीजिए 1900 डिग्री सेल्सियस के आसपास गलता है तो लगभग 773 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसका जो चुंबकत्व है वो नष्ट हो जाता है, जो कि उसके गलनांक का लगभग 1/3। एक्यूरेट नहीं है, इसमें थोड़ा सा डाटा इधर उधर हो सकता है और इस पर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो क्रांतिक तापमान। इसके अलावा चुंबक के गुण आपको जरूर पता होने चाहिए। चुंबक के गुण, बहुत सारे गुण हैं चुंबक के, अनुचुंबकत्व, लौह चुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व। इसके अलावा एक और चीज़ है माइसनर प्रभाव। अगर मान लीजिए किसी पदार्थ में से धारा प्रवाह होती है, तो जो चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न होती है, धारा प्रवाह करने की वजह से लंबवत दिशा में जो बल रेखाएं उत्पन्न होती है, इस बल रेखा के उत्पन्न होने के प्रभाव को हम माइसनर प्रभाव कहते हैं। और शैथिल्य लॉस क्या होता है या शैथिल्य क्या होता है, तो आपको बता दूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट छोटे छोटे मैग्नेट से बना हुआ है और ये जो छोटे छोटे मैग्नेट है ये डोमेन कहलाते हैं। अगर डोमेन अव्यवस्थित रूप से जमे तो कुछ चुंबकत्व अवशेष के रूप में अपनी दिशा नहीं बदलते। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ डोमेन अपनी दिशा नहीं बदलते हैं जो कि अवशेष के रूप में रह जाते हैं और ये किसी पदार्थ के चुंबकत्व को मैक्सिमम तक ले जाने में विरोध होता है। और ये बचा हुआ जो चुंबकत्व है, जो मुख्य चुंबकत्व का विरोध करता है, ये शैथिल्य कहलाता है। इसका एक ग्राफ आपको मिल जाएगा किताबों में, इस प्रकार से ग्राफ मिल जाएगा, एच बी कर्व के नाम से या बी एच कर्व के नाम से ये मिल जाएगा। इस प्रकार से ग्राफ आप देख लीजिए। ये कर्व ये बताता है कि किसी पदार्थ का जब डायरेक्शन, किसी पदार्थ में डोमेन अपने डायरेक्शन को नहीं चेंज करते हैं तो इस कंडीशन को हम शैथिल्य लॉस कहते हैं। पदार्थ में पहले से कुछ चुंबकत्व अवशेष के रूप में जमा होते हैं और ये अवशेष चुंबकत्व बदलते हुए चुंबकत्व में रुकावट उत्पन्न करते हैं और यही चुंबकीय शैथिल्य या हिस्टेरेसिस कहलाते हैं। इंग्लिश में इसको हिस्टेरेसिस बोलते हैं। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, पूरा कंप्लीट रिवीजन, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस इन जो भी मैंने आपको कंडीशन बताया इससे आप एक बार न्यूमेरिकल देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।